क्या मिडिल ईस्ट और यूरोप में एटम बॉम्ब कभी भी फट सकता है? क्या ईरान के पास 11 परमाणु बॉम्ब हैं? क्या अमेरिका ने परमाणु बॉम्ब टेस्ट कर लिया? आज ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका का युद्ध न्यूक्लियर वॉर के बुहाने पर पहुंच चुका है कि इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले महायुद्ध के 8 वीडियो अपडेट आप देखिए। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों के टारगेट पर इजराइल के मुख्य शहर तेल अवीव है। कई गाड़ियों से आग निकल रही है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये ईरान के अटैक के बाद के हालात हैं। तेल अवीव के पेटहा टिकवा में ईरानी हमले के बाद तबाही मच गई। ये धुएं का गुबार इजराइल के हमले के बाद उठा है। तेहरान के पास परचिन में जमीन के नीचे छिपी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई बंकर बस्टर मिसाइलों से हमला बोला गया। इजराइल की स्ट्राइक में तेहरान के एक अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में अकेले ईरान में 780 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें आम लोगों के साथ साथ सैनिक भी शामिल हैं। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के बेस और अमेरिका के दूतावासों को टारगेट कर रहा है। सऊदी अरब के रियाद में सुबह सुबह ईरान ने 2 ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद दूतावास के एक हिस्से में आग लग गई। सिर्फ दिन में ही नहीं, बीती रात भी इजराइल ने तेहरान में मिसाइल और बम से हमले किए। रात भर तेहरान के अलग अलग हिस्सों में भीषण अटैक हुए। ईरान ने कादर और इमाद मिसाइलों से भी हमला कर दिया है। ईरान ने मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया है। इन मिसाइलों से ईरान ने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन और इलाके में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने ओमान के रायसुद पोर्ट पर भी अटैक किया। ड्रोन टकराने के बाद पोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। इसके अलावा सलाला पोर्ट पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया। इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान को भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि लेबनान में मौजूद संगठन हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में है। लेबनान में तो इजरायली सेना ने जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सेना इजराइल के साथ बॉर्डर पर अपनी जगहों से पीछे हट रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 80 से ज्यादा शहरों को खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। अभी तक 30,000 लोग लेबनान छोड़ चुके हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस और दूतावासों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि आगे और बड़ा हमला करने की तैयारी है। ट्रंप की वार्निंग के बाद अमेरिकी एयरफोर्स एक्शन मोड में आ गई है। अमेरिका के टेक्सास से एक साथ 15 चॉपर का उड़ान भरना इसी का सबूत है। लड़ाकू विमानों की मदद के लिए 15 एक्स्ट्रा अमेरिकी फ्यूल भरने वाले विमान रवाना हुए हैं। ये विमान अटलांटिक महासागर पार करके मध्य पूर्व की ओर रवाना हो चुके हैं। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका ने बातचीत से मना कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बहरीन में लोगों ने सड़कों पर जहां एक तरफ ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और दोनों ओर से टकराव जैसे हालात बन गए। मिडिल ईस्ट में चल रहा महायुद्ध क्या परमाणु युद्ध में तब्दील होने वाला है? इस चर्चा को जन्म दिया ईरान और अमेरिका में आए भूकंप। जंग के बीच दोनों देशों में भूकंप के झटकों के बाद लोगों के मन में सवाल तेजी से कौंध रहा है कि कहीं परमाणु परीक्षण के चलते ये भूकंप नहीं आए। ईरान की धरती पर इजराइल और अमेरिका जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। फाइटर जेट उड़ते हैं और दंदनाते हुए बम बरसाकर लौट जाते हैं। लगातार हो रही इस बमबारी के बीच ईरान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक धरती डोल उठी। भूकंप के झटके से ईरान थर्रा उठा। दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर भीतर था। भूकंप के झटके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जंग के बीच ईरान में आए इस भूकंप ने तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। पहला, क्या इजराइल और अमेरिका की ताबड़तोड़ बमबारी से ईरान में भूकंप आ गया? दूसरा, कहीं ईरान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत के प्रदर्शन के लिए परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला? जंग के बीच आए ईरान में इस भूकंप को एक्सपर्ट भी शक की नजरों से देख रहे हैं और इस भूकंप के मेन-मेड होने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। ईरान कई बार कह चुका है कि वो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। माना जाता है कि ईरान अपना यूरेनियम इतना इनरिच कर चुका है कि वो 11 परमाणु बम बना सकता है। विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया। विटकॉफ के मुताबिक ईरानी वार्ताकारों ने खुद ये बात एक मीटिंग में कही थी। विटकॉफ का बयान और ईरान में जंग के बीच आया भूकंप क्या इस बात का संकेत है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है? जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक ईरान परमाणु ताकत हासिल कर चुका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक परमाणु बम बनाने से ईरान बस एक कदम दूर है।
और इसीलिए अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को भी ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को लक्ष्य बनाकर हमला किया गया, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें नतांज परमाणु केंद्र की इमारतों को हुआ नुकसान साफ साफ दिख रहा है। जमीन के नीचे चल रहे यूरेनियम इनरिच प्लांट के 2 एक्सेस पॉइंट पर सटीक निशाना लगा। इससे हुआ नुकसान सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है। नतांज ईरान का प्रमुख यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है, जो कि इस्फहान प्रांत के पास है। इस प्लांट में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदलकर सेंट्रीफ्यूज मशीनों की मदद से इनरिच किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने की दिशा का फाइनल स्टेप है। एजेंसियों के मुताबिक ईरान इस स्टेप को पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन विटकॉफ का बयान कुछ और ही इशारा करता है। जंग के बीच आया भूकंप उस इशारे को और मजबूत बनाता है। मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आहट अमेरिका से भी आई। जब नेवाडा प्रांत में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस इलाके में भूकंप आए वहीं परमाणु हथियार रखे गए हैं। इसे एरिया 52 कहते हैं। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए मशहूर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान पर हमले के बीच अमेरिका ने भी कोई बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण कर डाला है। ईरान जिस तरह से खामेनेई की मौत के बाद आक्रोशित है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है, उससे अमेरिका भी हिला हुआ है। ऐसे में चर्चा जोर पकड़ रही है कि ईरान और अमेरिका में आए ताज़ा भूकंप दोनों देशों के परमाणु परीक्षण के चलते तो नहीं आए, और कहीं ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध परमाणु युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। हालांकि इसकी संभावना कम है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से ईरान आक्रामक जवाब दे रहा है, उससे अमेरिका का नुकसान और ज्यादा बढ़ा तो जैसी ट्रंप की फितरत है, वो एटमी हमले का विकल्प भी चुन सकते हैं। ये युद्ध उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दोनों देश जमीन पर अपनी फौज उतारने की तैयारी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान में अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ईरान में फौज उतारकर जीत हासिल करना क्या इतना आसान है? क्योंकि ईरान की सेना छोटी सही लेकिन गुरिल्ला वॉर में माहिर है। इसके साथ हूती, हिजबुल्लाह लड़ाके भी आ सकते हैं। तो अगर इजराइल और अमेरिका ईरान की जमीन पर आर्मी उतारते हैं तो जंग का लंबा खींचना तय है। B-1 B-2 बॉम्बर तबाही ले आए हैं। लेकिन इतने पर ही अमेरिका नहीं रुकने वाला, क्योंकि उसने कसम खाई है, जब तक ईरान की हर ताकत को मिट्टी में नहीं मिला देगा तब तक वो नहीं रुकने वाला। अब तक जो हमले हुए हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है, और यह हमला ऐसा होगा कि ईरान इससे कभी उबर नहीं पाएगा। तो क्या इजराइल अमेरिका अब ईरान में शुरू करेंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी इजराइल अमेरिका ईरान की धरती पर उतारेंगे अपनी फौज? सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल की स्पेशल फोर्सेस और मोसाद के ऑपरेटिव्स ने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली विशेष बलों की टीम ईरान की जमीन पर सक्रिय रही। हालांकि इस ऑपरेशन के लक्ष्य, स्थान या किसी नतीजे के बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। इजराइल या अमेरिका की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि उनका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, सरकार को कमजोर करना है, ताकि ईरान के लोग खुद अपनी सरकार बदल सकें। लेकिन ये काम बिना जमीन पर उतरे संभव नहीं दिख रहा है। सरकार गिराने के लिए ग्राउंड इन्वेजन जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो प्लानिंग ये होगी कि पहले हवाई हमलों से ईरान की सेना को कमजोर किया जाए, फिर स्पेशल फोर्सेस भेजकर अहम जगहों पर कब्जा किया जाए। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में 30 से 40 हजार सैनिक हैं, लेकिन ईरान जैसे बड़े देश में इन्वेजन के लिए लाखों सैनिक चाहिए। इजराइल की सेना छोटी है, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में दक्ष है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हूती भी ईरान की सेना का साथ दे सकते हैं। मतलब युद्ध लंबा खिंच सकता है, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इसे लंबा खींचना नहीं चाहते। अमेरिका में तो अभी से इसका विरोध हो रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के सामने एक और मुश्किल खड़ी हुई है, वो है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास हथियारों की कमी। अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका दक्षिण कोरिया से पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को मध्य पूर्व में ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने MQ-9 रीपर ड्रोन भी उतारने पर विचार कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने अब तक ईरान के सैन्य कमान, नियंत्रण केंद्रों को निशाना बनाया है। IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम,
बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकाने और लॉन्च साइट सबको तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरानी नौसेना के जहाज और सबमरीन पर भी बड़े हमले किए गए हैं। Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. अमेरिका अपने इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1250 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमले कर चुका है, लेकिन अब की बार जो हमला होगा वो ईरान के लिए सबसे खतरनाक होगा। ईरान में खामेनेई के खात्मे से ट्रंप का टारगेट नंबर 1 पूरा हुआ है। टारगेट नंबर 2 यानी सत्ता परिवर्तन और टारगेट नंबर 3 ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा अभी बाकी है, और इस बार ट्रंप इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। इजराइल 2000 किलोमीटर से भी कैसे इराक पर एक के बाद एक मिसाइल दाग। हर कोई जानना चाहता है कि इजराइल आखिर में कौन सी मिसाइल दाग रहा है जो 10 मंजिला इमारत का सीना चीरते हुए जमीन खोद रही है, जो हवा से भी 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार में आती है, जिसे ईरानी सेना देखकर भी रोक नहीं पा रही, और इसे इजराइल की गौरैया कहा जाता है। ये 3 वेरिएंट में है। देखिए इजराइल की खतरनाक गौरैया। वो मिसाइल जो ईरान में कहर बनकर गिर रही। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान को कंट्रोल और कमांड करने वाली रेजिम इस वक्त सिर्फ इजराइल की एक मिसाइल से डरी हुई। वो है ब्लू स्पैरो यानी नीली गौरई। इजराइल ईरान पर ब्लू स्पैरो मिसाइलों की बारिश कर रहा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ब्लू स्पैरो मिसाइलें ही तेहरान पर दागी, और इस मिसाइल ने वही काम जिसका ख्वाब अमेरिका और इजराइल बीते 10 सालों से देख रहे थे, खामनेई का खात्मा। सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए ब्लू स्पैरो मिसाइल को ही क्यों चुना? क्या ब्लू स्पैरो मिसाइल के बिना खामनेई को मारना असंभव? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। अमेरिका और इजराइल कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि खामनेई घायल अवस्था में जिंदा रहे। अगर खामनेई बच जाते तो फिर एक तरह से अमेरिका इजराइल का ये मिशन फेल माना जाता। खामनेई और भी घातक तरीके से बदला ले, और इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बनाने के लिए इजराइल ने अपने जखीरे से सबसे घातक और सटीक वार करने वाली ब्लू स्पैरो मिसाइलें निकाली, जिसका निशाना कभी नहीं चुकता। एक बार टारगेट लॉक होने के बाद ब्लू स्पैरो मिसाइल फिर किसी की भी नहीं सुनती। वो टारगेट को मिट्टी में मिलाकर ही रुकती, और इसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान में कई टारगेट को बर्बाद किया। तेहरान में मौजूद IRGC के दफ्तर को उड़ाया, ईरान के डिफेंस डिपो को मिट्टी में मिलाया। इजराइल के पास स्पैरो मिसाइलों की सीरीज है। इस सीरीज में 3 तरह की मिसाइलें, पहला ब्लू स्पैरो, दूसरा सिल्वर स्पैरो और तीसरा गोल्डन स्पैरो। तीनों बैलिस्टिक मिसाइलें, तीनों एयर टू सरफेस मिसाइलें। ब्लू स्पैरो की रेंज 2000 किलोमीटर, सिल्वर स्पैरो की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर, जबकि गोल्डन स्पैरो की रेंज 800 किलोमीटर। Sparrow away, motor ignition confirmed. लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए ब्लू स्पैरो मिसाइल को चुना, और इसे 1000 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट से लॉन्च किया, और वो भी एक नहीं, एक साथ कई, ताकि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। ब्लू स्पैरो मिसाइल का टारगेट इतना सटीक है कि ये छोटे से छोटे टारगेट को मारने में सक्षम है, मतलब कुर्सी टेबल तक को टारगेट कर उसे उड़ा सकती। इजराइल की घातक मिसाइल कितनी खतरनाक है इसे भी समझ लीजिए। ये MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल, इसके ऊपरी हिस्से में 5 से 10 अलग अलग वॉर हेड लगे होते हैं। ये मिसाइल हवा में भी अपना रास्ता बदल सकती है। स्पैरो मिसाइल की लंबाई 6.5 मीटर है, वजन 1900 किलोग्राम है। इजराइल इसे लॉन्च करने के लिए F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन के मुकाबले इजराइल की ब्लू स्पैरो अब भी भारी पड़ रही है। ईरान के अलग अलग हिस्सों से आ रही बर्बादी की तस्वीर,
इजरायली नीली गौरैया की ताकत बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत घंटे, हफ्ते या हफ्ते भर की प्लानिंग बताई जा रही है। ये उसका नतीजा नहीं है, बल्कि इसके लिए ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज CIA ने सालों से तैयारी की। खामनेई की मौत पर चौंकाने वाली रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में खुलासा यह कि तेहरान शहर के CCTV को मोसाद ने हैक किया। यहां तक कि मौत से ठीक पहले तेहरान का कम्युनिकेशन कंट्रोल भी हैक कर लिया गया था। तारीख 28 फरवरी 2026, वक्त सुबह के 9:40, जगह तेहरान। खामनेई का मीटिंग रूम। 60 सेकंड में सब तबाह। एक के बाद एक 12 बम धमाके। काले धुएं के गुबार से तेहरान का आसमान थर्रा उठा और फिर 10 घंटे की लंबी गहरी खामोशी। फिर ट्रंप का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का खात्मा। करीब 2.25 लाख की IRGC की फोर्स जो सीधे खामनेई को रिपोर्ट करती थी, फेल हो गई। ईरान का खुफिया सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। ईरान के पूरे सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं थी कि हमेशा रात में हमले करने वाला इजराइल सुबह सुबह ही बमों की बारिश कर देगा और सटीक निशाना लगाते हुए न सिर्फ खामनेई को बल्कि पूरी मिलिट्री लीडरशिप को ही जमींदोज कर देगा। यह आसान नहीं था, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका के CIA एजेंट्स के साथ मिलकर 100% सक्सेसफुल प्लानिंग की और यह प्लानिंग 1-2 दिन की नहीं बल्कि कई सालों की थी। खामनेई की हत्या को लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खामनेई की हत्या के बाद मोसाद ने बनाया था अब तक का सबसे बड़ा प्लान। मोसाद ने खामनेई के खात्मे के लिए 100% फुल प्रूफ प्लान बनाया, किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तसल्ली से। मोसाद ने 3 चीजों पर फोकस किया। नंबर 1 CCTV हैकिंग, नंबर 2 तेहरान की सेलुलर सर्विस और नंबर 3 AI का इस्तेमाल। खामनेई तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ना तो बेहद मुश्किल था। मोसाद ने खामनेई और सीनियर ईरानी अधिकारियों को ट्रैक करने के लिए तेहरान शहर के ट्रैफिक कैमरों को ही हैक कर लिया था। मकसद साफ था, खामनेई के मूवमेंट की सीधी रिपोर्ट इजराइल कंट्रोल रूम को मिलती रहे। ईरान में लगे कैमरों को देश के सर्विलांस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। ईरान के इन कैमरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों और सरकार के विरोधियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता है, लेकिन मोसाद इन कैमरों को ईरानी सरकार के खिलाफ मोड़ने में कामयाब रहे। इजराइल को सालों पहले ही कैमरों का एक्सेस मिल गया था और उसने पाया कि एक खास कैमरा इस तरह से एंगल पर लगा था कि उससे पता चलता था कि खामनेई की सिक्योरिटी टीम के सदस्य अपनी कारें कहां खड़ी करते हैं। कैमरों के जरिए मोसाद ने गार्ड्स के पते, काम के शेड्यूल और उन्हें किसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, सब पता लगा लिया गया था। मोसाद की प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सिर्फ हमले के दौरान नहीं, उसके बाद मदद के लिए आने वाली फौज तक का रास्ता भी उसने रोक दिया था। ईरान की राजधानी तेहरान की पॉस्चर स्ट्रीट पर टेलीकॉम सर्विस भी रोक दी थी, वही जगह जहां सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो लोग बॉडीगार्ड तक पहुंचने और संभावित चेतावनी देने की कोशिश करते, उन्हें बिजी सिग्नल मिलता। मतलब मोसाद खामनेई जहां रहते थे उस पूरे एरिया की रग रग से वाकिफ था। मोसाद ने खामनेई की गतिविधियों पर जमा हो रहे डेटा के ढेर को छांटने के लिए AI टूल्स और एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। डेटा ने उन्हें खामनेई को 28 फरवरी की मीटिंग तक ट्रैक करने में मदद की। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि इसके ऑपरेशन का सक्सेस रेट अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और रूस की KGB से भी ज्यादा है, जो खामनेई के खात्मे ने साबित भी कर दिया। हालांकि खामनेई के खात्मे वाले ऑपरेशन में मोसाद अकेले ऑपरेट नहीं कर रहा था, CIA भी इसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट जुटा रही थी। मोसाद ने CIA के ह्यूमन सोर्स का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये ईरान, इजराइल और अमेरिकी तैयारियों को इस्तेमाल किया, जिससे ईरान, इजराइल और अमेरिकी तैयारियों को भांपने में बिल्कुल नाकाम रहा। और अब आलम यह है कि ईरान बदले की आग में जल रहा है और मिडिल ईस्ट ईरान के हमलों से तनाव में जी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। जंग में बम, गोला बारूद बरसता है, लेकिन इन्हें बरसाने की प्लानिंग कहां हो? कहां बैठकर यह तय होता है कि मिसाइल कौन सी चलेगी, कब चलेगी, निशाना कहां होगा, कितने बम कहां पर गिराए जाएंगे, एयर स्ट्राइक होगी या ग्राउंड एक्शन से अंजाम दिया जाएगा? सब तय होता है वॉर रूम से, जिसे कमांड सेंटर कहा जाता है। इजराइल और ईरान के वॉर रूम पर हमारी
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। जहां होती है दुश्मन पर हमले की प्लानिंग, जहां खींचा जाता है जंग में जीत का खाका, जहां दुश्मन की चाल का हर तोड़ निकाला जाता है, जहां बैठकर खेला जाता है शह और मात का खेल। ये दो तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी वॉर रूम की हैं, जहां बैठकर इजराइल और ईरान महायुद्ध की रणनीति तय कर रहे हैं। यही प्लानिंग की जा रही है कि दुश्मन को कैसे चित करना है, कैसे जंग में अपनी जीत की कहानी लिखनी है। ये वॉर रूम ऐसी खुफिया जगह पर होते हैं जहां न सिर्फ हमला मुश्किल होता है, बल्कि पहुंचना तो नामुमकिन होता है। जिस जगह पर बैठकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैन्य कमांडरों के साथ जंग की प्लानिंग करते हैं, वो एक खुफिया बंकर है जिसे द पिट कहा जाता है। ये इजराइल के ब्रेन के रूप में भी मशहूर है। द पिट इजराइल का बेहद सुरक्षित, भूमिगत और हाईटेक कमांड सेंटर है जो आईडीएफ के मुख्यालय परिसर में स्थित है। ये परिसर तेल अवीव के क्रिया क्षेत्र में है। द पिट का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और जंग के वक्त अहम फैसले लेने के लिए किया जाता है। अब इस वॉर रूम की खासियतें भी जान लीजिए। जमीन से कई फीट नीचे एक बेहद मजबूत बंकर में इस वॉर रूम को बनाया गया है। जंग या किसी बड़े सैन्य अभियान की रियल टाइम यहाँ से निगरानी होती है। सेना, वायुसेना, नौसेना और खुफिया एजेंसियों के बीच यहाँ बैठकर एक साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यहाँ सैटेलाइट, ड्रोन, रडार और साइबर इंटेलिजेंस से लाइव डेटा मिलता रहता है। यहाँ बैठकर दुश्मन की हर गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है। यहाँ से कुछ ही मिनटों में एयर स्ट्राइक या रक्षा कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है। एआई और एडवांस डेटा एनालिटिक्स की मदद से तेज रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। आपात स्थिति में भी यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम कभी फेल नहीं होता। इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि यहाँ हवाई और मिसाइल हमलों का असर नहीं हो सकता। न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों का भी इस पर कोई असर नहीं होता। इसी वॉर रूम में बैठकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की पल पल की निगरानी की और अपडेट ली। और अब इसी वॉर रूम से उन्होंने ईरान को बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। ईरान ने भी जंग के दौरान अहम फैसले लेने के लिए बेहद सुरक्षित वॉर रूम बना रखा है। उसने इसी वॉर रूम में अपनी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा भी छिपा रखा है। इसी वॉर रूम में बैठकर IRGC के कमांडर अहम फैसले लेते हैं। ईरान के कमांड सेंटर पहाड़ों को काटकर बंकर के रूप में तैयार किए गए हैं। इन्हीं के भीतर बैठकर साइबर ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की निगरानी की जाती है। ईरान अपने सैन्य कमांड सिस्टम को बेहद गोपनीय रखता है, इसीलिए उसके वॉर रूम को लेकर सटीक संरचना और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।